जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान, एक और मॉक टेस्ट सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न लेके आया हूं इस मॉक टेस्ट में। और इससे पहले मैंने 3 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं सामान्य विज्ञान के, तो आप वहां से जाके उनका अभ्यास कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करता हूँ ये मॉक टेस्ट। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मॉक टेस्ट है, एक तो ये हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका सीआरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश जो रेडियो ऑपरेटर भर्ती है उसका एग्जाम हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें साइंस आना है, ये सबके लिए किफ़ायती आपके लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि जो भी प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हासिल हो। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न, दोस्तों इसमें जो प्रश्न है वो आपके 31 से लेकर 50 तक मैंने प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। लगभग 20 प्रश्न इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन संख्या 31, मतलब पहला है ये, क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है। दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है ये कौन से प्रकाश के ऐसे घटक है जिनका अवशोषण करता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों याद रखेगा, बैंगनी और लाल रंग। अच्छा दोस्तों, हम बात करें क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक होता है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल जितने भी हरे पौधे होते हैं, ये जितने भी हरे शैवाल होते हैं, सब में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का काम होता है पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना। ये भी आप याद रखना कि पौधों की पत्तियां जो हरी होती हैं ये किसके कारण होती हैं। दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है, दोस्तों क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में कि क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सी मेटल है, तो मैग्नीशियम धातु होती है। क्लियर हुआ? तो क्लोरोफिल कौन से रंगों को अवशोषित करता है? बैंगनी और लाल रंगों को। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? दोस्तों कहने का मतलब है संयुक्त पत्ती वाला पौधा कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं इसमें, संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है वो होता है आपका नारियल। ऑप्शन सी, नारियल एक संयुक्त पत्ती वाला पौधा है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या मतलब है संयुक्त पर्ण का? जिस पौधे की पत्ती का पत्र फलक कटाव कई स्थानों पर होता है। मतलब क्या है कि ये मध्य सिरा है और मध्य सिरा के अंत तक कटाव देखा जाएगा। इस तरह से जो कटाव होगा, ये कटाव है आपका ये वाला भाग। तो ऐसी पत्ती जिसका जो मध्य सिरा पे कटाव जो पत्र फलक होता है वो कई स्थानों पे कटा होता है, उसको बोलेंगे आप संयुक्त पत्ती। तो नारियल की पत्ती जो होती है ये संयुक्त पत्ती का उदाहरण होती है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं नारियल की पत्ती, तो इसका ये मिडरिब है, पूरी मध्य सिरा जा रही है। और यहाँ पे देखो इसका जो पत्र फलक है वो कई स्थानों पे कटा हुआ है, बीच बीच में से अलग अलग पत्ती निकल रही है यहाँ से। तो ये ऐसी पत्ती जिसका पत्र फलक कई स्थानों पर कटा होता है उसको हम बोलेंगे संयुक्त पत्ती। ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर मैं बात करूं नारियल की, क्या आपको पता है कि नारियल का रेशा किसका बना होता है? नारियल का रेशा किसका बना होता है? दोस्तों नारियल का रेशा एक डेड सेल टिश्यू है, मतलब डेड मृत कोशिकाओं का बना एक ऊतक है जिसका नाम है स्क्लेरोकाइमा। कभी क्वेश्चन आए कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरोकाइमा का बना होता है। और स्क्लेरोकाइमा एक डेड सेल होता है, एक मृत कोशिका होती है। ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत में केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों केरल का एक शहर है कासरगोड। कासरगोड में भारत का केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र भी है। और 2 सितंबर को हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? संयुक्त पत्ती वाला पौधा नारियल होता है। दोस्तों यहाँ पे पीपल लिखा गया है। पीपल एक ऐसा पौधा होता है, मतलब ऐसा पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। कभी क्वेश्चन आए कि रात में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? दोस्तों दुनिया का पहला एंजाइम जो क्रिस्टलीय रूप में अलग किया गया था वो कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम ये दुनिया का पहला एंजाइम था जो क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं एमाइलेज एंजाइम की, ये मिलेगा लार में। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में। और एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है? ये मंड को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लाइपेज।
लाइपेज एंजाइम का काम क्या है दोस्तों? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संख्या 34, क्या कहा गया? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं किस फॉर्म में? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो स्टोर रहते हैं वो रहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहते हैं, और ग्लाइकोजन को हम रिजर्व एनर्जी भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं हम? रिजर्व एनर्जी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन याद रखना, CHO का अनुपात कितना है? 1:2:1। क्लियर? अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी आप याद रखना, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों ग्लूकोज, इसके बारे में एक बिंदु याद रखना। ग्लूकोज में इसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, साथ साथ ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोस्तों अंगूर में शर्करा पाई जाती है ग्लूकोज, और मानव के ब्लड में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, हमारे शरीर में तत्काल ऊर्जा मतलब क्विक एनर्जी का सोर्स कौन सा है? दोस्तों क्विक एनर्जी का जो सोर्स है वो ग्लूकोज ही होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों स्टार्च कैप्सूल, आपने खाया होगा दवाइयों में जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का खोल किसका बना होता है? दोस्तों कैप्सूल का खोल स्टार्च का बना होता है। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है सुक्रोज। दोस्तों जो सुक्रोज होती है इसको केन शुगर भी बोलते हैं। गन्ने की शर्करा, जो ईख या गन्ना होता है उसमें कौन सी शर्करा होती है? उसमें सुक्रोज होती है। ये भी आप याद रखें। अच्छा दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है, एक है ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, और C6H12O6 ये फ्रैक्टोज होता है। ये F फॉर फ्रैक्टोज और G फॉर ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का रासायनिक सूत्र समान है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि आप किस आधार पर इसमें अंतर करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रैक्टोज है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है और फ्रैक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज में चलो एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में अगर ग्रुप पूछे तो वो होता है एल्डिहाइड, लेकिन आपको बताना है फ्रैक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है। एल्डिहाइड ग्लूकोज में, तो फ्रैक्टोज में आप बताइए कमेंट में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हमारे शरीर में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है, रिजर्व एनर्जी होती है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया प्रतिजैविक क्या होता है? दोस्तों हमें बताना है एंटीजन क्या होता है। एंटीजन की बात करूं दोस्तों, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोक सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एंटीजन जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई यौगिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी होती है DPT, ये भी आप याद रखना। 3 एंटीजन वाली वैक्सीन DPT, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनिस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनिस के लिए DPT वैक्सीन दी जाती है। ये भी आप याद रखें। तो प्रतिजैविक क्या होता है? एक ऐसा यौगिक जो जीवाणु के विकास को रोक सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जल बसा विभिन्न कैटाबोलिक वेस्ट का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? दोस्तों हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हानिकारक फैट होती है या जो जल होता है हानिकारक, उसको हमारे शरीर से बाहर कर देता है? दोस्तों वो होते हैं आपके किडनी कैटाबोलिक वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। किडनी की बात हो रही है दोस्तों। किडनी के बारे में याद रखना, किडनी की जो फंक्शनल इकाई है, मानव गुर्दे की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। याद रखना, पूछता है एग्जाम में कि गुर्दे की
जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन। ये कार्यात्मक इकाई भी है और ये संरचनात्मक इकाई भी है। कार्यात्मक इकाई का मतलब गुर्दा किसके माध्यम से कार्य करता है, नेफ्रॉन के माध्यम से। और संरचनात्मक का मतलब कि गुर्दे में कौन सी कोशिकाएं होती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों त्वचा। मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव का सबसे बड़ा अंग वो त्वचा होती है, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या है, दोस्तों मानव की त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस होती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान ये प्लीहा को कहा गया है, ये भी आप याद रखना। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है, प्लीहा को कहा गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, जल और वसा का कैटाबॉलिक उत्सर्जन कौन करता है, किडनी करती है। दोस्तों जल, अगर आपसे पूछे कि पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है, दोस्तों पानी पीने से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है पानी पीने से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया एक रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों मैं बात करूं जीरोपथैलेमिया की, तो जीरोपथैलेमिया इसमें जो हमारी आंखें होती है, आंखों का जो तरल होता है वो सूख जाता है, और आंखों का तरल सूखने के कारण आंखों की तरलता खत्म हो जाती है, जिससे हमारी आंखें सिकुड़ जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आंखों की बात चल रही है, और आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है, दोस्तों विटामिन ए। जीरोपथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। साथ साथ विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, ये भी आप याद रखना। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। गाजर जो होता है वो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, और उसके साथ साथ दूध, मक्खन, अंडा, ये सब विटामिन ए के स्रोत होते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विटामिन बी। विटामिन बी ये जल में घुलने वाला विटामिन है, और विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन। थायमीन विटामिन बी का नाम है, ये जल में घुलता है विटामिन बी। विटामिन सी लिखा गया है दोस्तों, विटामिन सी ये दूध में नहीं होता और ये मांस में नहीं होता, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का कौन सा नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी आप याद रखना। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे नींबू है, नारंगी है, संतरा है, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी दोस्तों, इसको सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है वो कौन सा, विटामिन डी होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें किसकी मात्रा होती है, कैल्शियम की। विटामिन डी ये हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो विटामिन डी हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। ध्वनि को आंखों के रूप में जो प्राणी प्रयोग करता है दोस्तों वो होता है आपका चमगादड़, ऑप्शन ए। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाली जो बाधा होती है, जो शिकार होता है, उसको पराश्रव्य तरंगे छोड़कर पहचान लेता है। तो ये आप याद रखना, चमगादड़ कौन सी तरंगे छोड़ता है, तो पराश्रव्य तरंगे छोड़ देता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये आप याद रखना। पराश्रव्य तरंगे जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चमगादड़ की बात करूं तो चमगादड़ क्या है, ये पक्षी है, नहीं, चमगादड़ स्तनधारी में आता है। अभी क्वेश्चन आया कि चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया कुत्ता। दोस्तों कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है, साइनोलॉजी। कभी क्वेश्चन आए कि कुत्तों का अध्ययन क्या है, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे लिखा गया है सांप। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कौन सा सांप है जो बिल बनाकर अंडे देता है, सॉरी बिल नहीं, पक्षियों के घोंसलों में अंडे देता है, तो दोस्तों एक सांप होता है कोबरा, इंडियन कोबरा। इसकी एक खास बात है, ये पक्षियों के घोंसलों में अंडे देता है, याद रखिएगा। सांप का अध्ययन क्या होता है, सर्पेंटोलॉजी। क्या दोस्तों, एक बड़ा हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सपेरे लोग आते हैं और वो बीन बजाते हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा है कि सांप जो है वो बीन की धुन पे मस्त हो जाते हैं, उनको बीन सुनाई देती है। तो दोस्तों वो सब गलत बात है। सांप बीन की धुन पर कभी भी लहरा नहीं लेता। सांप के शरीर में ऐसे सेंसर है जो कंपन महसूस कर सकते हैं, लेकिन सांप जब ही कंपन को महसूस कर सकता है जब वो धरती पर चल रहा हो। जब सांप धरती पर चल रहा हो तब वह कंपन महसूस कर सकता है। यदि सांप फन बना के खड़ा हुआ है, इस तरह फन बना के खड़ा हुआ है, तो दोस्तों सांप कभी भी ध्वनि को नहीं सुन सकता, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आंखें। मानव की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है, 576 मेगापिक्सल की होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है। दोस्तों आंख में धूल जाने से कौन सा अंग सूज जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ये कंजक्टाइवा सूज जाता है।
ऑप्शन बी कंजक्टाइवा सूज जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन में कॉर्निया। दोस्तों कॉर्निया हमारी आँख का एक ऐसा भाग है जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, मतलब हमारी आँख के कौन से भाग में कोई भी रुधिर वाहिका नहीं मिलती, कॉर्निया में नहीं मिलती। और दोस्तों जब नेत्रदान होता है ना, तो नेत्रदान करने के समय कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव का जो नेत्र गोलक होता है, ये नेत्र गोलक है, इसका आकार कितना होता है। दोस्तों मानव का नेत्र गोलक, इसका आकार होता है व्यास 2.3 सेंटीमीटर। ये आप याद रखना, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि मानव की आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, दोस्तों रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और ये उल्टा होता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या ये मानी जाती है 23 जोड़ी, मतलब 46। 23 पेयर होते हैं गुणसूत्रों के, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 46। दोस्तों इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, 22 प्लस XY। दोस्तों मानव में चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उसमें 22 गुणसूत्र जो होंगे वो समान होते हैं, और इन समान गुणसूत्रों को कहा जाता है ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोसोम। ऐसे गुणसूत्र जो संरचना में समान होंगे उनको बोलेंगे ऑटोसोम। और ये वाले गुणसूत्र XX और XY, दोस्तों ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर XX है तो ये आपका महिलाओं को बताता है, फीमेल को बताता है, और XY है तो ये मेल को बताता है। तो ये हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं XX और XY। एक पेयर होता है लिंग गुणसूत्रों का, एक पेयर महिलाओं में और एक पेयर पुरुषों में। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, लिंग, इनको बोलते हैं एलोसोम, इनको बोलते हैं एलोसोम। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एलोसोम होते हैं ये। अच्छा अगर आपसे पूछे दोस्तों, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्रों की खोज की थी बाल्डेयर के द्वारा। बाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की है, याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। ऑटोसोम कितने, 22। एलोसोम कितने, एक पेयर मतलब 2, एक पेयर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है। दोस्तों पाचन में सहायता कौन करता है, दोस्तों एंजाइम करते हैं, ऑप्शन बी। एंजाइम जो होते हैं पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंजाइम हमारे पाचन की अभिक्रिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, ये आप याद रखिएगा। जैसे आपका लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज वसा का पाचन कर देगा। ट्रिप्सिन है, प्रोटीन का पाचन कर देगा। रेनिन है, रेनिन दूध का पाचन करने वाला एंजाइम है, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो पाचन प्रक्रिया में एंजाइम सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नरसुरा। अच्छा नरसुरा इन्होंने कहा सार्क में आलिंगिक यानी कि क्लैस्पर किसके साथ जुड़ा होता है। दोस्तों सार्क में जो क्लैस्पर होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन अधर पंख, श्रेणी पंख या अंश पंख, तो गुदा पंख के साथ ये जुड़ा होता है, ऑप्शन बी। 42 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है जो सार्क होता है इसमें कितनी हड्डी होती है, सार्क में कितनी हड्डी होती है, तो दोस्तों याद रखना सार्क में कोई भी हड्डी नहीं होती, सार्क में 0 हड्डी होती है। अब आप कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हो, बिल्कुल सही है, सार्क में कोई हड्डी नहीं होती। सार्क का शरीर पूरा तरीके से कार्टिलेज का बना होता है, सार्क का पूरा शरीर कार्टिलेज का बना होता है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। और सार्क कॉर्डेटा में आता है, मछली वर्ग का प्राणी है सार्क, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस क्या है दोस्तों, एमनियोसेंटोसिस एक तकनीक है, और ये तकनीक है जन्म से पूर्व गर्भ में पल रहे शिशु के जो विकार है, जो जेनेटिक विकार है, उसका पता लगाने की एक तकनीक होती है। तो एमनियोसेंटोसिस क्या है, माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना, उसके जेनेटिक विकारों का पता लगाना, उन सब की विधि है एमनियोसेंटोसिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गर्भ में पल रहे शिशु की दशाओं का पता लगाना एमनियोसेंटोसिस कहा जाता है। साथ साथ ये लिंग परीक्षण भी कर सकता है, ये भी आप याद रखना, एमनियोसेंटोसिस पूछ सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोफाइट क्या होता है दोस्तों, हाइड्रो मतलब जल और फाइट मतलब पौधे, मतलब ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधे होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जलीय पौधे, ऑप्शन सी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जीरोफाइट क्या होते हैं, जीरोफाइट क्या होते हैं दोस्तों, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं, ये आप याद रखिएगा। एक पूछेगा आपसे हेलोफाइट क्या होते हैं, दोस्तों हेलोफाइट लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे ये
क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। एक पूछा लिथोफाइट क्या होता है? दोस्तों लिथोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों एक और याद रखिएगा, एक आपसे पूछता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट दोस्तों ये ऐसे पौधे होते हैं जो जल और थल दोनों में उगते हैं। ब्रायोफाइट जल और थल दोनों में उगने वाले पौधे हैं और इन्हें पादप जगत का उभयचर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रायोफाइट जल और थल दोनों में रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पादप जगत का उभयचर इन्हें कहा गया है। अच्छा एक और याद रखिएगा दोस्तों, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। टेरिडोफाइट को सरीसृप कहा गया, सरीसृप पादप जगत का, यानी कि रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा गया? सरीसृप होते हैं ये पादप जगत के, टेरिडोफाइट। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। से मिलान करना है, तो मिलान करना हमें जैसे बहुलक, बहुलक पॉलीथीन होती है, बिल्कुल सही है। एंजाइम, एंजाइम लाइपेज होता है। हार्मोन की बात करूं दोस्तों, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल होता है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, ये भी आप याद ना। फास्फोलिपिड दोस्तों, फास्फोलिपिड लेसिथिन होती है। तो आपके मिल गए आपके बहुलक, पॉलीथीन, एंजाइम लाइपेज, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और फास्फोलिपिड लेसिथिन। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुषों में दाढ़ी लाना, आवाज़ को भारी करना या उनके जो लैंगिक लक्षण है उसको विकसित करने में सहायता करता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 46, असेंबली भाषा में प्रयुक्त क्या होता है? दोस्तों हमें बताना है कि असेंबली भाषा, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत क्या है? तो दोस्तों असेंबली भाषा में जो संकेत प्रयोग होता है वो है आपका निमोनिक कोड, ऑप्शन बी, निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे एडिशन है, एडिशन को आप लिख देंगे ऐड, जैसे पूरा लिखा ऐड एडिशन, तो इसमें आप शॉर्ट में लिख देंगे ऐड, तो यही आपकी असेंबली भाषा से। सबसेक्शन है, सबसेक्शन को आप शॉर्ट में सब लिख देंगे, तो ये सब असेंबली भाषा के ही प्रयोग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों कौन सा हार्डवेयर नहीं है? चिप है, प्रिंटर है, माउस है, लेकिन जावा, जावा दोस्तों एक कंप्यूटर की भाषा है। जावा भाषा कंप्यूटर की भाषा है जो माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित की गई है। जैसे इसके द्वारा मल्टीमीडिया, इंटरनेट की सुविधा में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए हैं। तो जावा एक भाषा है, बाकी आपके हार्डवेयर है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया माउस, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, डगलस एंजेलबर्ट। दोस्तों चिप लिखा गया है, कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की चिप सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है कि चिप फोर देश कौन से हैं? चिप फोर देश कौन से हैं? किन देशों को चिप फोर देश कहा जाता है? ये आपके लिए प्रश्न है। चिप फोर कंट्री कौन से हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, और जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, उसको बोलते हैं बैन, WAN। WAN की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा लैन लिखा गया है, बस लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक विस्ल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो विकीलीक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विकीलीक्स का मुख्यालय स्वीडन में, ऑप्शन डी, स्वीडन। दोस्तों स्वीडन की संसद को क्या बोलते हैं? रिक्सडैग। स्वीडन की संसद को बोला जाता है रिक्सडैग, ये भी आप याद रखें। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है, ये भी आप याद रखना। अच्छा दोस्तों मैं अच्छी बता दूं, नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा गया? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी क्या? ओस्लो, और ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे लिखा गया दोस्तों USA मतलब अमेरिका, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। राजधानी वाशिंगटन है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है और अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। चलिए यहाँ पे लिखा है UK। दोस्तों UK जिसका नाम है वो 4 देशों का संगठन है। कौन कौन से देश आते हैं यूनाइटेड किंगडम में? इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, और वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड आता है, स्कॉटलैंड, और एक है आपका उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये 4 देश संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। उत्तरी आयरलैंड याद रखना, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन्हें कहा जाता है UK, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
HTML में नोसेड प्रतीक क्या होता है? दोस्तों HTML में नोसेड प्रतीक क्या बताता है? तो नोसेड प्रतीक का मतलब है रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना नोसेड कहलाता है। दोस्तों HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना मार्कअप है यहाँ पे, मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML क्या है? एक प्रकार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग किसी पेज का कंटेंट बनाने में किया जाता है। याद रखना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग क्या होता है? पेज का कंटेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पेज का कंटेंट बनाने में या किसी वेबसाइट का जो पेज है उसका कंटेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो दोस्तों? दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पता है कि दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा थी, इसका नाम था पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान। दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा थी फोर्ट्रान, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मॉक टेस्ट 20 प्रश्न साइंस के। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी मिलूंगा SSC GD के मॉक टेस्ट के साथ। फास्ट रिवीजन रखूंगा। 10 डेज बचे हैं आपके, अब तो 9 दिन बचे हैं SSC GD के एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है, तो आप अपना सपोर्ट जारी रखिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।